हेलो फ्रेंड्स, आज का एक एडिटोरियल देख लेते हैं। एक्चुअली आज हम दो एडिटोरियल्स देखेंगे। पहला कहता है द की स्ट्रेटेजी इज फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स, ये वाला एक एडिटोरियल देखेंगे। और दूसरा जो है सागर विजन के बारे में है, अबाउट द इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा एक देखेंगे जो हमारा इंडियन ओशन का जो मिशन है, सागर मिशन, सागर विजन, वो देखेंगे। इसके बाद ये दोनों भी एडिटोरियल्स डिटेल में देखेंगे, पर उसके पहले मैं आपको ये बस ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कहता है नॉन इसेंशियल्स कैन वेट व्हाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स सीम्स आर्बिट्ररी, कॉशन इज बेस्ट ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने जो है ना पहले एक डिसीजन लिया था कि 20th अप्रैल हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ठीक है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, वो इसेंशियल्स दे सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल्स वो डिलीवरी कर सकते हैं। और इसेंशियल्स में उस टाइम पे उन्होंने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स भी रखे थे, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स भी रखे थे। पर अभी ड्यू टू द राइजिंग नंबर ऑफ केसेस उन्होंने क्या किया है कि वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है अपने डिसीजन से और बोला है कि नहीं, हम अभी ये चालू नहीं करेंगे। देखिए, ये मूव शायद ओके है, शायद ओके नहीं है। ये दोनों भी ऑथर कहता है, दोनों ऑथर उसके बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है इसमें। वो ओके कहता है क्योंकि देखिए जैसे नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, तो ऑथर कहता है कि बेरेस्ट मिनिमम होना चाहिए कि वो ट्रांसमिशन हो। ठीक है, और ऑथर इससे ओके नहीं है क्योंकि वो कहता है कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह अगर हम शुरू नहीं रखेंगे तो हमारे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि खाना वगैरह, और भी बेसिक चीजें दूसरी भी आज के जमाने में है, वो है मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर, जिससे अब लोगों का काम हो रहा है। क्योंकि अगर वो काम नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे कंप्यूटर से और मोबाइल फोन से, तो उनका जो बेसिक चीजें उनको जो लेनी है जैसे कि फूड वगैरह, ठीक है, फूड एक्सेट्रा, वो सब भी वो खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, और भी वो कह रहे हैं कि देखिए एज कम्पेयर टू द रिटेल शॉप, जो हम शॉप्स में जाते हैं और तभी हम सामान लेते हैं, वहां पे इनफैक्ट ज्यादा रिस्क रहता है। रिस्क जो है वो बहुत हाई रहता है एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि वो एक बंदा आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें वो पूरा अपना सामान वगैरह दे देगा। बट इन केस ऑफ रिटेल शॉप्स ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत भीड़ जम जाती है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा मजाक हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस नॉन एसेंशियल्स कैन वेट वाले इसमें। अभी जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है, दो जो एडिटोरियल्स है वो देख लेते हैं। पहला तो है द की स्ट्रेटेजी इज फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसका सब हेडिंग पढ़ लेते हैं। द सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट विनिंग द वॉर ऑन कोविड-19 इज लिंक्ड टू द स्टेट्स बीइंग आर्म्ड विद इनफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये वाला हम आज पढ़ेंगे। मैंने इसका प्रॉपर एक पीपीटी टाइप बनाया है, तो आप देख लीजिए। ओके, सो दिस इज मी, माय नेम इज प्रजाक, मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो हमने ये पढ़ा, इसका हेडिंग की स्ट्रैटेजी इज फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स, और इसका ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये कहता है कि है ना, लॉकडाउन वगैरह बढ़ रहा है, ये पूरा सब हो रहा है, और जो फ्रंट में अगर कोई काम कर रहा है तो देखिए सेंटर और स्टेट होता है। ठीक है, लेकिन फ्रंट पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो है स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स को पता है कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या चल रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितने हॉटस्पॉट्स है और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स खुल सकते हैं, क्योंकि उसमें पिछले 14 दिनों से वगैरह कोई भी केसेस नहीं मिले। तो इकोनॉमिक मद्देनजर रखते हुए और पब्लिक हेल्थ को भी देखते हुए ये स्टेट जो है उनको ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर देना चाहिए, ऐसा ये ऑथर का कहना है। सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं, बट स्टेट्स को रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए, ऐसा ये कहना है। ठीक है, देखिए कैसा है कि अभी फिलहाल हमने देखा कि हम लॉकडाउन 2.0 में है। ठीक है, सेकेंड फेज में हम लॉकडाउन के। ठीक है, और हमें एक्चुअली ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये कब खत्म होने वाला है और कब सारी चीजें शुरू होंगी, और जब शुरू भी होंगे ना तो भी हम बहुत बहुत ज्यादा मंदी में होंगे, बहुत ज्यादा। आई थिंक जैसे कि आईएमएफ भी कहता है कि ना, वी वुड बी इन सो मच ऑफ रिसेशन कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया कि वी आर इन सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन एंड देयर इज नो क्लैरिटी। ठीक है, कि हम कब उस चीज से बाहर आएंगे। पर अगर हमें इस डैमेज से बाहर निकलना है ना, तो एक कॉस्ट एंड रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये कब होगा कि अगर हम एक बड़े वॉल्यूम में, ठीक है, एक बड़े वॉल्यूम में गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे तो हम वो बाहर निकल पाएंगे। और ये बड़े वॉल्यूम में सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, पब्लिक हेल्थ में भी स्पेंडिंग हो, ऐसा ऑथर कहता है।
आगे अगर हम देखें तो इस सेक्शन में नीड फॉर रिलीफ में, यहाँ पर नीड फॉर रिलीफ में ऑथर ये मेंशन करता है कि देखिए हम अभी फिलहाल तो लॉकडाउन में है, पता है, और ये लॉकडाउन अगर लिफ्ट भी होगा ना तो स्टेजेस में लिफ्ट होने वाला है। ठीक है, पहले इस एरिया का लॉकडाउन होगा, फिर इस एरिया का लॉकडाउन होगा, लिफ्ट होगा, फिर इस एरिया का लॉकडाउन लिफ्ट होगा। क्योंकि अगर सपोजिटली हमने ये दो लॉकडाउन एक साथ लिफ्ट कर दिए और इन दोनों में से कोई एक पेशेंट भी मिल गया ना, और वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर गया, कम्युनिकेट कर गया, कम्यूट कर गया, ट्रांसपोर्ट कर गया, तो ये भी बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, और ये भी बंद हो जाएगा, और यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये ना हो इसलिए स्टेजेस में लॉकडाउन का लिफ्ट करने की बात ऑथर कर रहा है, और ये इनएविटेबल है, ये ही होगा। और जो स्पीड है ना इकोनॉमिक रिवाइवल का, वो डिपेंड करता है कि ये जो स्पीड है कि कितने जल्दी हम लॉकडाउन को लिफ्ट करिए, ये डिपेंड करता है कि हमारा वॉल्यूम, मैंने जैसे आपको पहले इसमें भी बताया तो थोड़ा टाइम पहले, कि गवर्नमेंट कितना पैसा डालेगी मार्केट में, उस वॉल्यूम पे वो डिपेंड करता है कि कितना स्पीड से इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस स्पीड से बढ़ेंगी ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, स्पेंडिंग वॉल्यूम पे रहता। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि गवर्नमेंट्स विल हैव टू पोस्टपोन फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस एंड फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट थ्रू मोनेटाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ज्यादा हैवी नहीं है। अभी देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट को पोस्टपोन करना चाहिए, गवर्नमेंट विल हैव टू एक्चुअली पोस्टपोन द फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब क्या कि देखिए गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होता है, एक रेवेन्यू होता है और एक होता है स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू आता है और कुछ उसका स्पेंडिंग होता है, ये दोनों का अगर गैप हो रहा कि रेवेन्यू कम है और स्पेंडिंग ज्यादा है तो उसको कहते हैं डेफिसिट। ठीक है, और इस डेफिसिट को मैनेज करने के लिए एक फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस लाया जाता है, ताकि एक उसका हेल्थ जो है, इकोनॉमी का हेल्थ जो है वो मेंटेन हो। ठीक है, इसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस। उस डेफिसिट को मैनेज करना, उसकी इकोनॉमी की हेल्थ को मैनेज करना, इसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस। ऑफ कोर्स मैंने आपको अभी बताया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो रेवेन्यू और स्पेंडिंग का डिफरेंस होता है। और मोनेटाइजेशन मतलब थ्रू मोनेटाइजेशन, अगर इस लाइन को वापस पढ़े, गवर्नमेंट्स विल हैव टू पोस्टपोन द फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस एंड फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट थ्रू मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन यहाँ पे मतलब देखिए कोई स्टेट जो है ना वो क्या करे कि अपने फंड्स लिक्विडेट करे, एसेट्स लिक्विडेट करे। एसेट्स मतलब माने वो अपना लैंड ऑक्शन करे, हम आगे वाले स्लाइड्स में भी देखेंगे, लैंड ऑक्शन करे। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादातर रिसोर्सेस जनरेट हो जाते हैं। रिसोर्सेस माने मनी जनरेट होता है, कैश जनरेट होता है, जो वो पब्लिक हेल्थ में वगैरह अभी फिलहाल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोनेटाइजेशन का यहाँ पे वो बात कर रहा है, ऑथर बात करता है। See next also government needs to announce relaxation in states fiscal deficit limit। ठीक है जी, देखिए जैसे कि सेंटर का कोई फिस्कल डेफिसिट होता है ना कि भाई रेवेन्यू और सर्विसेज में कुछ डिफरेंस है, वैसा ही स्टेट्स का भी होता है, क्योंकि स्टेट्स का भी कभी कभी स्पेंडिंग ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द रेवेन्यूज। ठीक है, स्टेट्स का रेवेन्यूज भी बोले तो क्या क्या होता है, तो वो होता है जीएसटी, जो स्टेट जीएसटी से, और दूसरे टैक्सेस जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, स्टैम्प ड्यूटीज हो गया, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज हो गया। ठीक है, तो ये सारा उसका रेवेन्यू का सोर्सेस है स्टेट का। पर फिर भी कभी कभी स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है, तो ऑथर कहता है कि रिलैक्स करने की जरूरत है उस डेफिसिट को अभी फिलहाल के लिए, डेफिसिट लिमिट को अभी फिलहाल के लिए। और एडेड बहुत सी, देखिए दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ना स्टेट्स शुड फोकस ऑन स्पेंडिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर हम लिमिट करने की बात कर रहे हैं, लिमिट हटाने की बात कर रहे हैं इधर, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में वगैरह अभी फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करे, उसको अभी फोकस सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्वेस्ट करना ही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट देखिए थोड़ा ये पॉलिटी में जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वगैरह जाएंगे। आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन्ड है। ठीक है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो पब्लिक हेल्थ जो हेल्थ वगैरह है, डॉक्टर्स का वगैरह, वो सब मतलब पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर माने पुलिस वगैरह, वो सब वो जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सेंटर सब्जेक्ट्स नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट्स है। हाँ, वो बात अलग है कि बाय एंट्री 29 जो कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब देखा ना मैंने आपको बोला था कॉन्करेंट लिस्ट भी है, तो बाय एंट्री 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का, सेंटर कैन प्रिवेंट द एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीजेस और पेस्ट इफेक्टिंग मैन, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, ये पूरा ऐसा
कहते हैं एंट्री 29। माने इसका ये है, मोटा मोटा इसका मतलब यही है कि कोई भी स्टेट्स में ऐसा कोई रूल्स वगैरह लागू करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्यूट वगैरह बंद करना या फिर कोई भी पॉलिसीज वगैरह लाना, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर यूनियन को ज्यादा पावर एज कम्पेयर टू स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स में, स्टेट सब्जेक्ट्स में स्टेट्स को पावर है, ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू यूनियन, बट इन कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट यूनियन को ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द स्टेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ना ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो स्टेट्स का ही होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो ये पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ जो स्टेट सब्जेक्ट्स है ना, तो ये ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट्स को देने की बात इसलिए ऑथर करता है क्योंकि ज्यादा ग्राउंड लेवल पे अगर कोई फाइट कर रहा है तो वो स्टेट्स कर रहा है और दूसरा कोई नहीं। ठीक है, सेंटर नहीं कर रहा मतलब। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कोई ऐसे स्टेट्स थे, ठीक है, बिफोर 25 मार्च जब हमारा फर्स्ट फेज लॉकडाउन का शुरू हुआ, उससे पहले कोई स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 को इन्वोक कर दिया था। वो स्टेट्स थे महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली का यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इन तीनों ने ये जो है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट इन्वोक कर दिया था। अभी ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट क्या है, देखिए ये 123 ईयर ओल्ड ब्रिटिश के जमाने का ये एक कानून है। तो तभी क्या हुआ था कि ये ना प्लेग बहुत फैल रहा था, तो उससे क्या होता है ना, अभी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। तो इस एक्ट के अंदर जो अभी स्टेट्स है ना हमारे, पर्टिकुलर जो स्टेट्स है महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, ठीक है, और भी अन्य स्टेट्स, तो उनको एक अथॉरिटी मिल जाती है टू चेक पीपल and to inspect them and also to send them in quarantine if necessary। ठीक है, तो ये स्टेट्स के पास अंडर दिस एक्ट ये पावर आ जाता है कि वो कोई भी लोगों को चेक वगैरह कर सकते हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, और उनको क्वारंटाइन में अगर रखने की जरूरत हो तो वो क्वारंटाइन में भी रख सकती है उसको। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि उनके राइट्स का उल्लंघन वगैरह वो सब वो नहीं देखेंगे, वो बात की बात है। बट अभी फिलहाल के लिए अंडर दिस एक्ट इन ल्यू ऑफ ग्रेटर पब्लिक हेल्थ स्टेट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ और ये पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और कोई कॉन्करेंट लिस्ट में से यूनियन को ज्यादा पावर है। तो देखिए कभी कभी ना फिर इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो ऑथर कहता है कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन दोनों के बीच में इफ वी नीड टू फाइट द कोविड-19। नेक्स्ट जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में फोकस ऑन हेल्थ एंड इकोनॉमी, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि देखिए ऑथर ने कहा है कि है ना हेल्थ और रिकवरी पे फोकस, और ये हिस्ट्री में भी जाते हैं और ये अभी फिलहाल के करंट सिचुएशंस में भी हमें स्टार्क रियलिटीज दिखाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए कितने शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट्स है और हमारा हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जीडीपी में 2017-18 में ओनली 1.28% ऑफ जीडीपी वाज स्पेंट इन द हेल्थ सेक्टर। देखिए कितना कम है, कितना ज्यादा कम है इन 1.3 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, और अराउंड 40% का जीडीपी स्पेंड ऑन किस पे, डिफेंस पे। ठीक है, तो देखिए और आगे ऑथर कहता है कि देयर इज अ डिसरप्शन कॉज्ड बाय लॉकडाउन ऑन माइग्रेंट्स। देखिए कोई ज्यादा इतना अफेक्ट नहीं हुआ है जितना कि माइग्रेंट्स अफेक्ट हुए हैं, जिनका हैंड टू माउथ सिचुएशन है। ठीक है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है रिलाई करने के लिए, और उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अभी फिलहाल कुछ करते हुए दिख भी नहीं रही है। ठीक है, तो ऑथर कहता है कि एक डिसरप्शन कॉज हुआ है बाय दिस लॉकडाउन ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स एंड एक्स्ट्रा केयर नीड्स टू बी टेकन फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा टर्म्स में 1.28, देखिए 2018 में टोटल स्पेंडिंग जो थी ऑन हेल्थ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वाज ओनली 1.28%। ठीक है, और जो अपना ये है ना नेशनल हेल्थ मिशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो भी बहुत इनएडिक्वेटली फंडेड है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखिए दो टाइप के स्कीम्स होते हैं, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि अगर किसी चीज के लिए फंड्स देने हैं, 100% फंड्स देने हैं, तो उसमें सेंटर और स्टेट में डिवाइड होगा। तो यूजुअली ऐसा रेट है कि 60:40 का रेशियो चलता है कि 60% सेंटर देगा और 40% अमाउंट स्टेट देगा कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी मिशन के लिए। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसा होता है कि जिसमें 100% ऑफ द फंड्स सेंटर ही देगा, स्टेट्स को उसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो आपको ये पता, आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा, मालूम पड़ गया होगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में और भी एक है कि जो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उस पर ये रेशियो 90:10 का हो जाता है, मतलब 90% सेंटर खर्चा करेगी और 10% स्टेट्स खर्चा करेंगे। ठीक है, पर कैपिटा टर्म्स में अगर हम देखें 2017-18 में, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने खर्चा किया है पर पर्सन तो वो है केरला। वो भी बहुत कम है, देखिए केरला में पर पर्सन 2092 रुपीज खर्च किए केरला गवर्नमेंट ने ऑन पब्लिक हेल्थ ऑन पर पर्सन, बट ये भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पे 8% जो है वो जीडीपी का खर्च होता है ऑन हेल्थ। ठीक है, एटलीस्ट 5% तो होता ही है। तो नेक्स्ट ऑथर सजेस्ट करते हैं कि देखिए अगर हमें ये रिवाइवल करना है ना, इकोनॉमिक रिवाइवल करना है, तो जो प्रोटेक्टिंग लाइव्स और इनिशिएटिंग इकोनॉमिक रिवाइवल है वो हैंड इन हैंड होना चाहिए, दोनों एक साथ चलना चाहिए कि हमें लोगों की जान भी बचानी है और हमें इकोनॉमी भी संभालनी है। क्योंकि अगर हम आज इकोनॉमी नहीं संभालेंगे ना, तो लोग सिर्फ कोरोना से ही नहीं तो भुखमरी से भी बाद में आगे जाके मरेंगे। ठीक है, पर इसके पीछे के चैलेंजेस भी है। अगर ये हमें कुछ अचीव करना है तो इसके पीछे के चैलेंजेस है कि ना, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो बंद हो चुके हैं, वो उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट शटडाउन कर लिया है, उनका प्रोडक्शन 0 के बराबर है। ठीक है, तो उनको स्टिमुलेट करना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, वो एक चैलेंज रहेगा। और दूसरा चैलेंज ये है कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स हु हैव सफर्ड ह्यूज लॉसेस। ठीक है, ह्यूज लॉसेस एज इन जिनका क्रॉप सड़ गया है और जिनका क्रॉप ड्यू टू लॉकडाउन गांवों से, विलेज से, फार्म से शहरों में नहीं आया, मार्केट में नहीं आया। ठीक है, पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं केरला का। देखिए केरला ने ना 25 मार्च के पहले ही, जो लॉकडाउन हुआ था ना उसी के पहले ही एक पैकेज डिक्लेयर कर दिया था टू फाइट कोविड-19 ऑफ ₹20,000 करोड़। देखिए केरला इसलिए आज के टाइम पे वो अपना कर्व जो है वो फ्लैट करने के कगार पे है। ओके, नेक्स्ट ऑथर कहता है कि देखिए देयर इज एक्सटेंसिव रेवेन्यू लॉसेस। ठीक है, एक्सटेंसिव रेवेन्यू लॉसेस, ये वाली सेक्शन में एक्सटेंसिव रेवेन्यू लॉसेस, तो ये काफी बड़ा आर्टिकल है, आपको बताऊंगा, ये पूरा दिखाऊंगा। तो एक्सटेंसिव रेवेन्यू लॉसेस के बारे में ऑथर बताते हैं कि देखिए द स्टेट रिक्वायर मनी बट दे डोंट हैव रिसोर्सेज। हमने यही पूरा लेक्चर में बात कर रहे थे कि स्टेट के पास पैसे ही नहीं है। हाँ, पैसे आते हैं स्टेट के पास, कैसे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकता है, थ्रू स्टैम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, बट ये अभी फिलहाल के लिए हॉल्ट हो चुके हैं। ठीक है, और रेवेन्यू जो जीएसटी से भी आने वाला है ना, वो भी काफी स्टैग्नेंट है। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है वो लैंड ऑक्शन के लिए जा रहे हैं, वो वैसे लिक्विडेट कर रहे हैं अपने एसेट्स को। ठीक है, वो ऐसे अपने लैंड्स के लिए, लैंड्स को वगैरह। और कंक्लूजन में ये कहता है कि अगर हमें वॉर लाना है कोविड-19 पे, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइट एंड इफ यू वांट टू विन, इट कैन हैपन ओनली व्हेन द स्टेट्स आर आर्म्ड विद रिसोर्सेज। ठीक है, अगर स्टेट्स के पास अगर पैसे है, उनके पास अगर प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह वो सब है, तो ही हम ये वॉर जीत सकते हैं। क्योंकि सेंटर तो वहां पे रह के 29 स्टेट्स एंड 7-8 यूनियन टेरिटरीज तो नहीं संभाल सकता ना, लेकिन स्टेट्स जो है वो अपना अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे खुद नजर रख सकते हैं, तो वो काफी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस हो जाता है, जो वॉर ऑन कोविड-19 पे काफी असरदार होगा। बट दे आर फेस्ड विद स्टैग्नेंट रेवेन्यूज व्हाइल देयर एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स आर ह्यूज। ठीक है, यही हम बात कर रहे थे कि उनका खर्चा बहुत ज्यादा है और उनका रेवेन्यूज जो है वो काफी हद तक बंद ही हो चुका है। ठीक है, बट द इंस्पिरेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द स्टेट्स लाइक केरला, बट देयर इज रे ऑफ होप। केरला जैसे स्टेट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस एडिटोरियल का एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए हमने ये वाला एडिटोरियल देख लिया, ये वाला एडिटोरियल देख लिया, एक ओपेड का देखते हैं एडिटोरियल। एक आर्टिकल है, दिस इज अबाउट द सागर मिशन। ठीक है, इंडिया का जो सागर मिशन है इन दी इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो ये वाला देखते हैं, ये सेकंड एडिटोरियल है। ये कहता है, इसका हेडिंग क्या है, पुटिंग द सागर विजन टू द टेस्ट, एज ऑब्जर्वर इंडिया कुड लर्न फ्रॉम एज वेल एज सपोर्ट द इंडियन ओशन कमीशन। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि सागर मिशन के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा है इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। हम इसमें मैप भी देखेंगे थोड़ा, तो हमें मालूम पड़ेगा, थोड़ा एक इंटरैक्टिव हो जाएगा, थोड़ा एक एक्साइटिंग हो जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, थोड़ा न्यूज में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि मार्च 2015 में हुआ ये था कि हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो उन्होंने विजिट किया 3 आइलैंड स्टेट्स,
इसका नाम है सेशल्स, मॉरिशियस और श्रीलंका। ठीक है, मैप में आपको दिखाऊंगा मैं। तो ड्यूरिंग दिस टूर प्लान अनवील किया ऑफ इंडियाज विजन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका एब्रीविएशन है सागर का। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इन विच रीजन? इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, वाई? टू इंक्रीज इंडियाज मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। IOR मतलब इंडियन ओशन रीजन। क्यों करना है हमें ये सागर इनिशिएटिव, क्यों लाना है, सागर विजन क्यों लाना है? टू इंक्रीज मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, देखिए मैप देख लेते हैं। ओके, देखिए ये है इंडिया और इसके नीचे हम जाएंगे, इसके वेस्टर्न साइड पे जाके नीचे जाएंगे थोड़ा साउथ में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक आइलैंड स्टेट है। ये पहले तो है एक श्रीलंका, और यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, तो देखिए ये है यहाँ पर इंडिया और ये है यहाँ पे श्रीलंका, और इसका हम थोड़ा नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, ये फ्रेंच आइलैंड है, फ्रांस का आइलैंड है। फ्रांस आपको पता है ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, इधर ये यहाँ पे है फ्रांस। ठीक है, तो मोदी जी जो है वो 3 आइलैंड स्टेट्स के टूर पे थे। एक श्रीलंका, दूसरा ये सेशल्स आइलैंड्स, और तीसरा यहाँ पे जो मॉरिशियस आइलैंड्स है। और एक देख लेते हैं, एक आगे ये आने वाला है हमें। तो यहाँ पर है, ये इंडियन ओशन पूरा है, तो ये पूरा इंडियन ओशन है, और यहाँ पर है सोमालिया। ठीक है, आपको पता है सोमालिया में एक पायरेट्स वगैरह बहुत होते हैं, तो ये आपको मालूम पड़ गया। ये पूरा अर्थ, ये पूरा इंडियन ओशन और सेशल्स आइलैंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर है मॉरिशियस आइलैंड्स, और ये है रियूनियन, और यहाँ पर है सेशल आइलैंड्स, और ये श्रीलंका। ठीक है, तो क्या मैप देख लिया हमने। अभी IOC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, IOC इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोई NGO नहीं है, पर ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कोई UN का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, एंड इट लिंक्स द अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस। जो मॉरिशियस और ये जो है ना सेशल्स वगैरह, ये इनको अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस कहा जाता है। ठीक है, इसके मेंबर्स है 5, जैसे कि कोमोरोस, मेडागास्कर भी हमने देखा मैप में, मॉरिशियस, रियूनियन आइलैंड्स एंड सेशल्स। और 5 ऑब्जर्वर्स भी है, जैसे कि चाइना, इंडिया, माल्टा, यूरोपियन यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दे ला फ्रांकोफोनी। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 1982 में, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। रियूनियन आइलैंड्स जो है ना, ये फ्रेंच कंट्रोल में था। इनफैक्ट फ्रांस अभी भी इसको कंट्रोल करता है, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। ठीक है, ये IOC के बारे में जान लिया। अभी ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि IOC इज एक्टिव इन वर्किंग फॉर वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड इम्प्लीमेंटिंग अ रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये जो इंडियन ओशन है ना, इस इंडियन ओशन रीजन में IOC ने अपना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करके रखे हैं, और वो मैरीटाइम सिक्योरिटी में वगैरह काफी आगे है, और रीजनल बेस्ड प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, अभी इंडिया क्यों इंटरेस्ट है इंडिया को इसमें? इंडिया को इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि देखिए कैसा है ना कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इंडियन ओशन रीजन में वो काफी बढ़ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इवन इन साउथ चाइना सी वगैरह वहां पर भी बढ़ रहा है, और इंडियन ओशन रीजन में भी बढ़ रहा है, बिकॉज उनका टाइप्स है श्रीलंका के साथ वगैरह, इसलिए। तो इंडिया पीछे नहीं रहना चाहता, और अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। सो नाउ इंडिया विल एंगेज बायलैटरली रादर देन एक्टिंग एज बिग ब्रदर। ठीक है, मतलब इंडिया ये जो 5 स्टेट्स है ना, ये जो रियूनियन आइलैंड्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स प्लस श्रीलंका, तो इनके साथ वो बायलैटरल अग्रीमेंट्स वगैरह करेंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर इट्स मैरीटाइम पोजीशन इन द इंडियन ओशन रीजन। और ये कोई मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स नहीं करने वाले, ऐसा इस पर्टिकुलर सागर विजन से मालूम पड़ता है। IOC इंडियन ओशन कमीशन ने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम कॉल्ड एज मेस प्रोग्राम इन 2012। तो जानेंगे मेस प्रोग्राम क्या है? सी मेस प्रोग्राम मोटा मोटा बोले तो इट इज टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन एंड इंडियन ओशन मेस रीजन। ठीक है, मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन रीजन एंड द इंडियन ओशन रीजन, एंड इट एक्ट एज अ रिस्पॉन्स सेंटर फॉर एनी मैरीटाइम क्राइम एट ए सी। ठीक है,
मतलब सीज में, इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई मेरीटाइम क्राइम होता है, जैसे कि पायरेसी, जो सोमालिया में वगैरह, पता है आपको सोमालियन पायरेट्स बहुत बहुत फेमस है, ठीक है। उसके लिए देखिए ये नेक्स्ट मैंने वही रखा है, काउंटर पायरेसी रिस्पॉन्स, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर काउंटर पायरेसी रिस्पॉन्स ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज इट बेनिफिशियल टू इंडिया। हमने तो देखा कि कैसे बेनिफिशियल है, वापस देख लेते हैं कि मेरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। जो ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उस पर थोड़ा चेक ला सकते हैं, हम रोक नहीं सकते पर हाँ हम चेक ला सकते हैं। फिर इंडिया कैन पुट अप सैटेलाइट इमेजरी एंड एस्टेब्लिश लिंक्स विद इट्स ओन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ठीक है। कोई सैटेलाइट्स वगैरह डाल दिया और इमेज वगैरह उसका फॉर्म कर दिया, तो हमें मालूम पड़ेगा कि कौन से रीजन पे हमारे फिशरमैन भी वगैरह जा रहे हैं, और इनफैक्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आज का दो एडिटोरियल्स था। एक तो था सागर विजन के बारे में और दूसरा था स्टेट्स को एम्पावर करना, उनको रिसोर्सेज देना, उसके बारे में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा ट्विटर है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पे। आई होप मेरा एडिटोरियल आपको पसंद आता होगा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।